नमस्ते मित्रों, बातों बातों में कि आज की कड़ी में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी मेहमान पूर्णिमा अशोक जी हैं, जो भरतनाट्यम की जानी मानी नृत्यांगना हैं। वे लगभग 30-35 वर्षों से लगातार नृत्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे 5 मिनट बाद हमारे बीच उपस्थित होंगी। तब तक मैं आप सब को याद कर लेता हूँ। बंसी सपना, राम ब्लिन, नीति, महेश चंद्र, उन्नत जैन, नमस्कार, कविता, उन्नत जैन हेलो, वे बेंगलोर में रहती हैं। पूर्णिमा अशोक जी, और नृत्यांजलि नाम की संस्था उनकी 1986 में स्थापित हुई थी। तब से वे लगातार उस संस्था में रहते हुए संस्था को विस्तार देते हुए काम कर रही हैं। पूर्णिमा जी हमारे बीच आ चुकी हैं, मैं बस उनको जोड़ने जा रहा हूँ। इस बीच सुनीता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीति कुमार, आपका हार्दिक स्वागत है। सुरभि, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानता हूँ कि अब आज की हमारी इस बातचीत में पूर्णिमा जी की शिष्य परंपरा के कलाकार बहुत ज़्यादा शामिल होंगे। ये हमारे लिए खुद बहुत खुशी की बात भी है, और साथ साथ उनकी एक जो कलाकार मित्र समुदाय है वहाँ से भी लोग आएंगे। तो ये बातचीत निश्चित रूप से बहुत यादगार रहेगी। मेरी आवाज़ आपको कम आ रही है? एक मिनट। शुभ सांझ सुनीता जी। मैं वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम तो तेज है वैसे, और मैं देख लेता हूँ। अब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कविता जी? ठीक आ रही है। धन्यवाद सुनीता जी। मैंने कुछ आवाज़ को बढ़ाया भी है, और आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब पधारे। मैं निशा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उन्नति जी। अशोक जी नमस्कार। ओके, थैंक यू। हम उनको जोड़ लेते हैं, पूर्णिमा जी को, ताकि हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। शोएब खान को वीडियो में कैसे जोड़ सकते हैं? बात तो हम पूर्णिमा जी से करने आए हैं। आप केवल सुन सकते हैं शोएब जी, माफ कीजिएगा। प्रभाकर द्विवेदी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सुरुचि मोहता जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रतिभा व्यास जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आशा आप सब लोग ठीक ठाक हैं।
मुन्ना जी, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी समय हो गया है, मैं उनके ऑनलाइन होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वे आ जाए तो मैं उनको तुरंत जोड़ लूँगा। मैंने अपना रिक्वेस्ट भी भेजा है उनको। मैं ठीक हूँ। असल में हम सब एक जैसे ही हैं। कैसे हैं का कोई बहुत ठोस उत्तर देने के लिए नहीं है, ना ही बहुत सरप्राइजिंगली कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई जवाब मिल पाएगा आपको। अशोक जी, भोपाल शहर का मिजाज वही है। हम सब के बीच जो इस समय उपस्थित है वो तो एक बीमारी है। जी जी, मैं आपको जोड़ता हूँ। हाँ, मुझे अभी सूचना हो गई उनके आने की और मैंने उनको विजुअली रिसीव करने के लिए क्लिक कर दिया है। हम लोग जल्द ही जुड़ जाएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। वो जुड़ते जुड़ते फिर अभी रह गई फिर से। हम सब नेटवर्क पर निर्भर हैं। नेटवर्क की महिमा न्यारी है। उनके शहर का नेटवर्क हो या मेरे शहर का नेटवर्क हो, मेरी ओर से उनको रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि हम लोग शीघ्र जुड़ेंगे। थोड़ा सा देर लग रहा है लेकिन इस पे आ रहा है। प्रभाकर जी विड्रॉ करें अपनी रिक्वेस्ट। प्रभाकर जी, आपको लाइव वीडियो नहीं ले सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? नमस्ते सुनील जी। आपका दर्शन कितना दुर्लभ होता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि कैसे जुड़ेंगे। नमस्ते नमस्ते। कुछ प्रॉब्लम नमस्कार। हो गया था, तब से हम रेडी थे। हाँ हाँ हाँ, हम प्रयास कर रहे थे लगातार और ये सुखद है कि आपसे जुड़ गए और हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हाँ जी, आपका कैसे हैं आप? बहुत, मैं अच्छा हूँ। और बेंगलोर में आप भी बहुत अच्छी होंगी, आराम से। हाँ जी हाँ जी। वहां पर मरीजों की संख्या प्रतिदिन क्या होती है अंदाज से? 3,000 हो रहे हैं हर रोज, इतना सारा एक दिन में? एक दिन में। और डेथ रेट है 3 से 4%। बहुत दुखद की अच्छा। बात है। सुबह देखते हैं न्यूज़पेपर तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं हम लोग सब। हाँ हाँ, यहाँ पर 60-70 तक रहता है हर दिन और अभी 100 हुआ है तो चिंताजनक लग रहा है कि 100 क्यों हो, कैसे हो गया। हाँ जी, तो बहुत ही ये सब, चिंताजनक है। और इस पूरे समय में सभी तरह के मनुष्यों के लिए, चाहे वो आम आदमी हो चाहे
कला से जुड़े हुए या साहित्य से जुड़े हुए हों, सबके लिए ये समय को व्यतीत करना आरंभ में भी मुश्किल हो रहा था और अब कुछ ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लगातार एक जैसी स्थिति बनी हुई है और अभी कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। लेकिन ईश्वर से कामना यही करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो और फिर दुनिया पहले की तरह उसी रंग और रौनक में लौट कर आए। आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम हमने इसी कोरोना काल में ही एक रचनात्मक समय के रूप में समय का इस्तेमाल करने के लिए शुरू किया था, और ये आप सबकी दुआ से, आप सब मित्रों के सहयोग और प्रोत्साहन से लगातार चला आ रहा है। और आज लगभग 86 दिन हो गए हमारे इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखते हुए। तो आपका मैं आज हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना स्वीकार किया, और हम सभी सुनने वालों को, देखने वालों को आपकी क्रिएटिव जर्नी को लेकर, आपके जीवन में किस तरह से नृत्य आया, किस तरह से आपने साधना की, कैसे साधना परवान चढ़ी, हम कुछ बातें जानेंगे। मैं कल कहीं ये पढ़ रहा था आपको लेकर, आपके कुछ संदर्भ में देख रहा था यहाँ वहाँ, तो मुझे ये जानकारी हुई कि आप छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय रही, रायपुर। हाँ जी, कैसे पता चला आपको? तो देखिए ना, अब ये सब आपसे बात होने की चिंता में मैं इतना घुलता रहा कि मैं सब जगह से जानकारी इकट्ठा करता रहा। अच्छा। तो मैं तो खुश हो गया कि उस समय तो ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था ना, आज छत्तीसगढ़ हो गया है, लेकिन ये 2000 में विभाजन हुआ राज्य का, लेकिन उससे पहले तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो ये सुखद है कि आप रायपुर में थी, आपके पिता वहां पर एक बड़ी पदवी पर थे। अरे, मेरे बारे में आप सब पता करके रख लिया है पहले से। तो ऐसे ही कुछ है। तो अब क्रम से आप ही चलिए। एक तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2-3 महीने में आपने क्या क्या किया है, रचनात्मक भी और घरेलू भी, दोनों बात। अच्छा, तो 3 महीने से जो मैं करती आई हूँ मैं बताती हूँ आपको। घर में बहुत, किचन में बहुत बिजी हूँ, रसोई घर में। अच्छा अच्छा। बहुत खाना पकाना, बहुत खाना, वो भी सब चल रहा है। अच्छा, तो वो सब परिवार में सबकी पसंद की चीजें आप बना के दे रही होंगी इस समय। बना रही हूँ मैं। फिर क्लास तो वैसे के वैसे ही है। जो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो 1-to-1 क्लास के लिए आते हैं ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। तो पहले से बहुत रेगुलर हो गए अभी। हाँ हाँ। और जो छोटे बच्चे हैं उनका क्लास पूरा मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं, कैसे आते हैं, तो फिक्र होती है। हाँ। तो मैंने उनका अभी 6 महीने तक छोड़ दिया है लेने का। बट सीनियर स्टूडेंट्स बहुत मजा ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी टाइम है। तो हाँ। हर रोज मिलते हैं स्काइप में, और पहले से ज्यादा शिक्षा हो रहा है अभी। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनसे रोज मिल रही हूँ। जी जी। और आपने ये देखा होगा कि जैसे ये सब संकट का समय शुरू हुआ, कुछ 2-4 ऐसी ऐसी संभावनाएं खुल गई इसी इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, जिसमें हम लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा आसान हो गया, लाइवली इस तरह। हाँ मतलब ये हम लोगों ने पहले कल्पना नहीं की थी कि जूम हमारे जीवन में आ जाएगा या स्काइप आ जाएगा, या इस तरह वर्चुअल क्लासेज और ये सब संभव हो पाएगा, इसकी हमको अनुमान नहीं था। मुझे भी अंदाज नहीं था कि इस तरह इंस्टाग्राम के माध्यम से हम और आप बात कर पाएंगे, हमारे सब आपके फॉलोअर्स, हमारे फॉलोअर्स इस बातचीत के साक्षी हो पाएंगे। ये सब भी इस काल की उपज है, और मुझे लगता है कि हम सबको व्यस्त रखने में इसका एक बड़ा योगदान है। बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं तो चूंकि बहुत ज्यादा ये सब चीजें जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जिज्ञासा में रहता हूँ हमेशा, कुछ ना कुछ सीखने की एक जो मेरी पद्धति रही, उसी से मुझे कुछ कुछ आ भी जाता है। तो ये एक प्रक्रिया हमने बम्बई में देखा कि बम्बई में फिल्मी सितारे और आर्टिस्ट जो हैं वो लगभग इसी तरह से बातचीत करके अपना बहुत सारा समय का सदुपयोग किया करते थे। तो मुझे लगा कि इसको हम ऐसे ही सार्थक कर सकते हैं अपने लेवल पे। तो हमने इसका एक थॉट निकाला। मैंने देखा कि एक बार रात को मैं देख रहा था कि
अनुपम खेर अनिल कपूर से बात कर रहे हैं। हाँ, तो चूंकि मैंने सब देखा। हाँ और जो आप कर रहे हैं, मुझे जब आपने ये श्रृंखला शुरू किया तो मुझे भी लगा कि जब बॉलीवुड वो कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, तो वो अच्छा सा मिल गया। सो हमारे लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया बात करने के लिए। और आप सबकी वजह से मुझे एक काम करने का मौका ये मिला कि मैं इतने सब कलाकारों से मिल सका, इतने सारे स्ट्रगल को, अचीवमेंट को, साधना को, तपस्या को जान सका। बहुत अच्छी तो हम बात। आपके साथ चलते हैं आपके बचपन में। आप बताइए कि बेंगलोर आपका घर शुरू से रहा है या आप पहले कहीं और रहती थी? क्या बचपन था, परिवेश, माता पिता? अच्छा, जरूर। जैसे आपने जान लिया था, मेरा पैदाइश हुआ था कर्नाटक में, मैसूर। अच्छा अच्छा जी। पर मैं बड़ी हुई छत्तीसगढ़, रायपुर में। अच्छा, मेरे आपके पिता पापा कब आ गए थे वहां पर? मेरे पापा आए वहां पे 1967 में। अच्छा अच्छा, वाह। हाँ, उनका हस्तांतरणीय नौकरी था। हाँ। तो हम लोग वहाँ, मैं रायपुर में ही पली बड़ी, होली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल, पेंशन हम्म। बाड़ा में। हाँ हाँ। तो मुझे अभी भी याद है सब, वहाँ का स्कूल, वहाँ का माहौल। तो मेरा हिंदी वहीं से डेवलप हुआ पहले से। जी 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 तो जी। मैं वहाँ 12 साल थी। तो हम्म फिर मेरे डैडी का वहाँ वहाँ से बैंगलोर ट्रांसफर हो गया वापस। तो हम्म। बैंगलोर आ गए 1977 में। जी जी। वहाँ पे वो वहाँ के इंजीनियर थे, पीएनटी डिपार्टमेंट में। हाँ हाँ। तो वो जो फफाड़िया चौक में जो उनका एक ऑफिस है, आप देखे होंगे, माइक्रोवेव टावर। जी जी बिल्कुल। उन्होंने ही बनवाया था वहाँ पे, ही कंस्ट्रक्टेड। हाँ हाँ। तो वो उनका काम था सारा मध्य प्रदेश घूम के माइक्रोवेव टावर को कंस्ट्रक्ट करना। ओहो, क्या बात। अच्छा, तो मेरा वो बचपन बहुत बहुत अच्छे से गुजरा। और स्कूल, और अभी भी याद है मुझे मेरा घर जहाँ मैं रहती थी। हम्म। उसके बाद मैं अभी रिसेंटली 2 साल पहले वहाँ गई थी अपना पुराना स्कूल और पुराना घर देखने के लिए मेरी मम्मी के साथ। तो सब हम्म। याद आ गया, सब उस टाइम का पूरा बचपना याद आ गया। आप बहुत इमोशनल भी हो गई हाँ, अभी भी इमोशनल हो रही हूँ आपसे बात करते हुए। थी। सचमुच में ये सब ऐसी स्मृतियां हैं बचपन की कि हम हमें उस पर जाना अच्छा लगता है। और जो जो हम लोग बड़े होते जाते हैं वो सब यादें किसी न किसी रूप में हमारे मन में, मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहती है, पूरी तरह मिटती नहीं है। तो सिर्फ ये है बिल्कुल कि वो समय का एक धुंधलापन जरूर आता है, पर वो हम खुद ही उसको साफ कर लेते हैं तो हमको फिर से वैसे ही दिखने लगता है। ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल। नृत्य आपके जीवन में किस तरह आया? शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम? अच्छा, आपको सुन के हैरानी होगी, मेरा डांस से लगा पिक्चर से शुरू जी। हुआ, सिनेमा से। अच्छा, वाह। हाँ, क्या जब मैं बात। हेलन जी को थी पर्दे हाँ। पर, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि जब मैं फिल्म थिएटर में देखती उनका डांस, तो वहीं पे नाचने लगती। हम्म। तो मैं कहूँ तो हेलन जी मेरी फर्स्ट गुरु है। अच्छा, क्या बात। हाँ, तो उनका डांस, उनका इतना ग्रेसफुल हम्म। मूवमेंट्स, स्पेशली शोले का जो महबूबा का सॉन्ग है, मैं हर रोज वो तो अ, अद्भुत था, अद्भुत डांस है। जी। बहुत। फिर मम्मी को लगा कि इसको कुछ शौक है और इसको कोई क्लास में डालना चाहिए। पर हम्म। रायपुर में कोई क्लास, भरतनाट्यम का, शास्त्रीय नृत्य का कोई शिक्षा नहीं था वहां तब, उस समय जी। उस वक्त। हम्म। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, 77 में हम लोग बैंगलोर आ गए। फिर मम्मी ने तलाश किया, इसको थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही शौक है भरतनाट्यम में, हम्म। नृत्य करने में। क्योंकि जी जब जी। भी मैं घर में चलती थी, एक रूम से दूसरे रूम डांस करके चला करती थी, सीधी नहीं चलती थी मैं। अरे वाह। हाँ जी।
तो राधा श्रीधर जो मेरे घर के पास थी, एक सीनियर गुरु है यहाँ पे बैंगलोर हाँ में, उनसे हाँ जी शुरुआत हाँ जी हुआ। जी। फिर चलता रहा। 1986 में मेरा रंग प्रवेश हुआ। हाँ फिर 86 में मुझे एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। हाँ हाँ मुझे आई नेवर थॉट कि मैं एक कलाकार बनूंगी। जब जी पर जब मैं अभी अपने ओल्ड टीचर्स को जब मैं देखती हूँ, मिलती हूँ, वो कहते हैं कि जी। मुझे हमको मालूम था कि आप कलाकार बनेंगी, तुम इतना नाचती थी स्कूल में, तो हमको मालूम था जी। कि तुम एक दिन एक अच्छा कलाकार बनोगी। पर तब हम्म मेरे हम्म दिमाग में डॉक्टर बनने की इच्छा था। फिर जब मैं हम्म बैंगलोर आई, फिर मुझे डॉक्टर बनने का इच्छा जब पूरा नहीं हुआ, तो जी जी। डेस्टिनी मेरा इतना ऐसा मोड़ के ले एक मोड़ पे लेके खड़ा कर दिया जब मैं नहीं जानती थी मैं क्या करूं लाइफ में। पर हाँ हाँ। नाचती थी, बहुत शिक्षा लेती थी, बहुत हम्म सीरियसली क्लास जाती थी। हम्म। इत्तेफाक से 1987 में मुझे हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाँ क्या बोलते स्कॉलरशिप। हैं, हाँ या स्कॉलरशिप मिला। स्कॉलरशिप में जी। स्कॉलरशिप तब वो बहुत बड़ा बात था उस हाँ जमाने में। तो मैंने धनंजयन जी को चूज किया कि मैं चेन्नई में जाके उनसे शिक्षा लेना चाहती हूँ। फिर वहां चली हम्म गई 6 साल। हम्म तो मैं कहती हूँ कि मेरी डेस्टिनी वहां लेके चली गई, मुझे हाँ कलाकारी बनना था। सो 6 साल जब मैं उनके साथ रही चेन्नई में, और कलानिधि जी नारायण जी से जब मैंने अभिनय का अलग से शिक्षा लिया, हाँ तब मेरा आंख खुला कि कला क्या है, हाँ। कितना गहराई है इसमें, कितना जी जानना है। जब मैं बैंगलोर में थी उतना नहीं मुझे गहराई से नहीं पता था। जब मैं चेन्नई जी। गई तो मुझे लगा कि मैं अभी सीखना चालू करना है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो पहले से पूरा ठीक ठाक से, बहुत अच्छे से, एंड धनंजय जी ने मुझे इतना अच्छे से सिखाया, और सुबह से शाम रहती थी उन्हीं के साथ। हम्म ऐसे नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा जाओ, क्लास शिक्षा लो और वापस हम्म। घर आ जाओ। सुबह से जी जी। शाम उन्हीं के साथ रहती थी, देखती थी। मेरे क्लास खत्म होने के बाद भी वहीं बैठती थी दोपहर तक। हाँ फिर घर आओ और खाना खाओ, फिर दोपहर जाओ। जो जो कुछ वहां चल रहा है सब देखना, देखने से मैंने बहुत सीख लिया। बहुत बड़ी बात है ये। एक तो हाँ जी। अपना खुद का अभ्यास और फिर बाकी गुरुजनों को देखते हुए। ये अभी हमने जब बीच में कुछ नृत्य से जुड़े कलाकारों से हम बात कर रहे थे तो ये बात कहते थे कि हम अपना समय तो व्यतीत करते ही थे उनसे सीखने में, गुरु से, क्योंकि जब गुरु स्वयं अभ्यास करते थे तब भी हम वो उनसे अनुमति ले लेते थे कि हम क्या यहाँ बैठ सकते हैं, या आप अभ्यास कर रहे हैं तो हम यहाँ उपस्थित रह सकते हैं, तो वो हमको अलाउ करते थे। वो सबसे हमको बहुत ज्ञान मिला। हाँ, देखने से ही बहुत सीख सकते हैं। और हर रोज किसी ना किसी प्रोग्राम में जाना शाम को, जी जी। जैसे पद्मा सुब्रमण्यम जी का, सुधा रानी रघुपति, बहुत बहुत इट वाज फ्लडेड। इतने कलाकार हाँ थे चेन्नई में कि पूछो मत। सबको मैं पहली बार देखती, मैं लिखना शुरू करती वहीं पे कि ऐसा करना है, हम्म ऐसा नहीं करना है। वहां पे तो तब वीडियो नहीं था, कुछ नहीं था तब, तब की बात मैं बोल रही हूँ। तो सब कुछ लिखना, जो जो मैं देखती थी प्रोग्राम के समय, जो मुझे अच्छा हम्म। लगता था उसको मैं लिख लेती थी। हाँ, ये भी थ्योरी को रिच करना अपने आप में ये जिज्ञासा का एक पार्ट है। कहीं ना कहीं आप अधिक से अधिक जानना चाहते हैं, और जो कुछ बेहतर चीजें हैं या जो आपको उस समय अनुभव में आया, अनुभूतियों में आया, उसको नोट डाउन करना वो आगे के लिए बड़ा काम आता है। इसमें बहुत। अभी अशोक तिवारी जी हैं, रायपुर से जुड़े हुए हैं। वो मूलतः संस्कृति कर्मी है और भोपाल में उनका एक लंबा समय व्यतीत हुआ। यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, उसमें वे
उच्च अधिकारी रहे और अभी सेवानिवृत्ति के बाद रायपुर में ही रहते हैं। नमस्ते तिवारी तो, जी। तो वो लिख रहे हैं कि नृत्य सीखते हैं कि आपकी ललक की कहानी रोचक है, आपको सुनना अच्छा लग रहा है। थैंक अभी यू इस बहुत। समय अभी रायपुर की संस्कृति के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं अशोक तिवारी जी। हाँ, मालूम है। हाँ, लगातार। तो हमारे बड़े भाई भी, हम उनको भाई साहब कहते हैं, हमारे बहुत स्नेह प्रदान करते हैं हमको। अच्छा। आप सबसे बड़ा हमने सीखा भी है जीवन में बहुत कुछ। तो ये जो एक संस्कार आपको लगातार मिले, इसमें आपने कल मुझे बताया था कि लगभग 83 से आपने एकल नृत्य प्रदर्शन की शुरुआत की थी मंच पर। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या अवसर था जब आपको पहली बार एक मंच शेयर करने का मौका मिला, मंच पर नृत्य प्रदर्शन करने का अवसर मिला? कौन सा कार्यक्रम था वो? मैं 35 साल से एकल नृत्यांगना हूँ और जी सोलो डांस ही मैं करती आई हूँ। कभी भी मैंने ग्रुप में परफॉर्म नहीं किया। ग्रुप में नहीं किया जी। कभी भी नहीं किया। हाँ और सोलो डांस का डांसर बनना एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि जब आप स्टेज में अकेले रहते हैं, हाँ सबका बिल्कुल। सबका क्या बोलते हैं, उनका वो कंसंट्रेशन एक ही के ऊपर रहता है, स्टेज में हमारे बिल्कुल ऊपर सही। रहता है। तो दर्शक लोग से हमको एक संबंध बनाना पड़ता है हाँ जो बढ़ता चला जाता है। जी और वो संबंध अटूट हो जाता है। जब मैं अभी 30 साल पहले की बात सोचती हूँ कि बहुत सोलो डांस कर लिया, तो जब अभी भी जब मैं सोलो डांस करती हूँ तो बहुत लोग जो मुझे फॉलो करके आ रहे हैं 30 साल से, उनका आशीर्वाद, और वो बैक स्टेज में आके कहते हैं कि मैंने आपको 20 साल पहले यहाँ देखा, 30 साल पहले यहाँ देखा, 25 साल पहले यहाँ देखा। तो बहुत खुश होता है, क्योंकि सोलो डांसर बनना उतना आसान नहीं है। जी 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 जितने लोग बैठे रहते हैं ऑडियंस में, उन सब का जी जी कंसंट्रेशन हमको बांध के रखना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो सोलो डांसिंग बहुत मैंने एंजॉय किया है अपने लाइफ में। मुझे पसंद हम्म। है कि स्टेज में मैं अकेली रहूं, किसी के साथ नृत्य करना मुझे उतना पसंद नहीं है। कारण यही है कि बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक और हाँ। कलाकार के साथ अगर जुड़ जाएं हम, डुएट या हम्म। ग्रुप, तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। पर मेरे डेस्टिनी में ऐसा हुआ कि मैं सोलो नृत्य गाती ही बन गई, हाँ और हर एक प्रोग्राम स्मरणीय रहा। जहां भी मैं गई सोलो हम्म। परफॉर्मेंस करने, बहुत स्मरणीय रहा। आपकी साधना को लेकर कविता आपकी शिष्या है शायद? हाँ जी, कविता कविता है बता तो। रही हैं कि गुरुकुलम में किस तरह से आपको साधना करते हुए उन्होंने लगातार दिखा और वो आपसे प्रभावित रही। या ये एक पूरी जर्नी जो शुरू होती है शुद्ध नृत्य में, आप भरतनाट्यम जब करती रही तो मूल रूप से जो आपको गुरुजनों की जो शिक्षा मिली, पहली गुरु जो आपके साथ थी राधा श्रीधर जी, फिर बाद में धनंजय जी, तो इनकी क्या क्या विशेषताएं थी? इन्होंने किस तरह से आपको बारीकियां सिखाई? क्या चीज आप उनकी बात को हमेशा नोट करके रखा अपना नृत्य में? ये जरूर हमको जानना अच्छा लगेगा आपसे। राधा श्रीधर ने मुझे बेसिक्स फाउंडेशन सिखाया, जो बेसिक होता है, जो हर एक को सीखना चाहिए। हाँ हाँ जब मैं धनंजय जी के पास गई तो बारीक बारीक चीजें, जैसे कहाँ कितना ज्यादा नहीं करना है, कम कितना नहीं करना है, हाउ मच इज टू मच, अगर अंग्रेजी में बोलूं तो। हाँ हाँ ज्यादा, कभी कभी मैं थोड़ा ज्यादा करती थी, अभिनय हो या नृत्य हो, तो वो बारीकता, वो क्या बोलते हैं, वो पॉलिश बोलते हैं ना, हाँ वो पॉलिशिंग, वो चमक। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, तभी वो कुछ भी हो, पॉलिश करने से चमकता है। तो वो चमकाने का काम उतना आसान नहीं है। हम्म।
जो धनंजयन जी ने मुझे विदाउट माई नॉलेज किया। जी और कलानिधि नारायण जी जो मुझे अभिनय हाँ सिखाई, उनसे मैं हाँ बहुत मुझे नहीं मालूम था कि अभिनय एक अलग सा एक क्षेत्र है। जी जी हम लोग सोचते थे कि डांस, भरतनाट्यम, अभिनय एक भाग है उसका। बट हाँ जब हमने हाँ जब हमने सेपरेटली सीखा उनसे, जी जी तो उसको कहाँ कैसे देखना चाहिए, कितनी अ, कितना समझना चाहिए एक जावली या पदम या कविता को, हम्म, उसका सेंटिमेंट पहले परखना चाहिए। हाँ जी और अम, एक लाइन पहले लाइन को हम पल्लवी कहते हैं, हम्म, उसको कलानिधि जी 20 तरीके से बताती थी एक लाइन। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक लाइन को 20 तरीके से बताना सिखाना। हाँ सही बात। हाँ, तो तब मुझे लगता था वो ऐसे भी कर सकते हैं, इतना वैरायटी से कर सकते हैं अभिनय को। तो वो समझने के लिए मुझे 1-2 साल लग गया। उनके पास आप कितने साल आपने सीखा है कलानिधि जी के साथ? 7-8 साल। 7-8 साल मैं उनके घर में ही रहती थी पेइंग गेस्ट बन के। वो अच्छा मेरा एक अच्छा। एडवांटेज हो गया। उन्हीं के साथ रहती थी मैं 8 साल, हाँ हाँ उन्हीं के घर में पेइंग गेस्ट बन के। सो जो जो उनके साथ सीखने आते थे वहां हाँ पे, हाँ मैं वहां जाके बैठ जाती थी। पहले मुझे ये सीखना था कि क्या करें और क्या ना करें। बहुत हाँ बहुत से चीजें जो जो मैं करती थी, मुझे लगता था वो ठीक नहीं है, हाँ हाँ, उसको सब निकालना है पूरा। फिर सही बात। नया तरीका सीखना है, और क्या करें क्या ना करें उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। फिर और उसको ये भी है प्रैक्टिस कि करना, हाँ फिर उसको हाँ, प्रैक्टिस करना। इतनी बारीकता मैं जितना कहूँ वो कम है। दूसरे जो शिष्य जो अभ्यास कर रहे हैं उनका नृत्य देखकर भी बहुत सी बातें आपको और सीखने मुझे को एक मिलती है। नैक था कि जब मैं किसी और को नृत्य करते देखती हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ, हाँ हाँ हाँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ। और ग्रास्पिंग अगर पावर। हाँ, और मुझे उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं 80% ऑब्जर्व कर लेती थी। वो मेरी अभी तक भी वो एक पॉजिटिव एडवांटेज है। जब मैं किसी को देखती हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ, वो ऐसे करती है। कॉपी नहीं, इट्स नॉट कॉपिंग, पर वो अच्छा अच्छा जो करती हैं, वो जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आते थे उनसे सीखने। तो हाँ हाँ हाँ, वो देख वो क्या बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतना भगवान ने मुझे एक ऐसा दे दिया है, वरदान जैसा, हम्म, कि इतने लोगों को देखो और सीखो। हम्म, वो मुझे ये पूछे है। बिना मिल गया, पूछे बिना मिल गया। वो उसके पीछे वही आपकी जो जिज्ञासा वाला जो स्वभाव था आपका, जिसमें बहुत अधिक दक्षता आपको अपनी नहीं लगती होगी हमेशा। या तो कलाकार एक तरह का ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है और वो अपनी एक धारा पर चल पड़ता है, और एक कलाकार वो होता है जो लगातार अपने आप को परिष्कृत करते रहना चाहता है। तो जो हमारे अपने व्यक्तित्व में और हमारे अपने हुनर में जो कला का परिष्कार है, उससे बहुत सी बातें बनती हैं। हाँ, ये एक बात। हाँ, तो हाँ, आप में आपने अपने अपने अभ्यास के साथ साथ जो भी आपको शेष समय मिलता था, आपने बताया कि आप उनके घर में ही रहती थी तो आपका समय बहुत था, तो आपने उस सारे समय का और कुछ आराम करने में या शहर घूमने में बिताने के बजाय आपने उसमें नृत्य को ही दिया। तो ये एक बड़ी बात हाँ। 6 साल जब घूमने का, जब आज के लड़कियां जब मैं देखती हूँ, 20 से 25, 18 से 25, इतने घूमते हैं, इतने एंजॉय करते हैं लाइफ में। जब मैं है। अपने हाँ आप को मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे बिताया, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नृत्य किया है। और नृत्य अभ्यास इतना कर दिया वो 6-7 साल की पूछो मत। हम्म
सिर्फ नृत्य देखना, सीखना, करना, वो पैर सब कितने दर्द हो जाते थे मुझे शाम तक। मैं सोचती मैं कल नहीं जाऊंगी, इतना दर्द हो रहा है। पर सर हमको बुलाते थे 4 बजे, 4:30 बजे सुबह। हम्म। और सुबह होते ही मुझे कहाँ से वो इंटरेस्ट आता था, कहाँ से वो शक्ति आता था मुझे नहीं मालूम। अभी सोच के डर लगता है। फिर उठ के हम्म। चले जाती थी सुबह। वही एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी। नहीं, वो क्या बोलते हैं कि चाह हम्म। और किरण केंद्र, वो जब दिमाग में आ जाता है कि मुझे करना है। और घूमने फिरने की कोई फिल्म फिल्म देखती थी वहां पे। हाँ हाँ, फिल्म का हाँ शौक आपको बहुत है। आपसे हमारी बातचीत अक्सर होती है सिनेमा को लेकर। हाँ, वो नहीं छोड़ती। वो तमिल फिल्म्स पूरा देख लिया वहां पे रहते हुए। हाँ हफ्ते हाँ में एक तो जरूरी, हाँ संडेज या हाँ। सैटरडे। तो वो तो नहीं छोड़ा मैंने, वो एक एंटरटेनमेंट था। आज भी मैं हर रोज एक सिनेमा देखने के बाद ही सोती हूँ। मुझे सिनेमा से बहुत लगाव है। गुड। यही एक बात मुझे भी बहुत पसंद है। और सिनेमा तो ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जीवन सिनेमा से सीखने को मिला, जीवन की बहुत सी बहुत। बातें। मैंने अभिनय थोड़ा हद तक सिनेमा से सीखा है। हाँ हाँ। जैसे हमारे रीजनल सिनेमा में डॉक्टर राजकुमार के माइथोलॉजिकल फिल्म्स है ना, हम्म। और शिवाजी गणेशन तमिल। बिल्कुल। तो उनको देख के मैंने बहुत सीखा है कैसे सस्टेन करते हैं वो अभिनय को। जब वो एक्ट करते हैं, वो भी उतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल और नहीं। हाँ, मुझे रीजनल बहुत। सिनेमा में अ, दक्षिण के सिनेमा में तो अभिनय का विषय ऐसा है कि कलाकार लगभग उस पर ऐसे डूबा हुआ रहता है। तभी इतनी जगह में मैंने देखा है कि चाहे वो मलयाली फिल्में हो, चाहे तमिल फिल्में हो, चाहे कन्नड़ फिल्म हो, चाहे तेलुगु फिल्म हो, कितना बड़ा प्रशंसक वर्ग होता है, कितने करोड़ों लोग चाहने वाले होते हैं। बहुत बहुत मतलब बहुत। वो कलाकार को देवता की तरह पूजते हैं। हाँ। ये एक बात है। तो आपको कौन से एक्टर प्रभावित करते थे, और कन्नड़ सिनेमा में खासतौर से विष्णुवर्धन वगैरह? डॉक्टर राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार हाँ जी। आज अद्वितीय एक्टर रहे हो तो। बहुत। क्या नहीं है हाँ उनके पास, कितने दिखने में कैसे थे, और उनका एक्टिंग, वो सब सब रोल उनके उनके लिए लिखते थे लिखने वाले, कि यही डॉक्टर हाँ। राजकुमार यही कर सकते हैं। और 50s में, 60s में बहुत बहुत बढ़िया। हम्म। अभी प्रकाश राज जी मेरे अच्छे मित्र हैं। कन्नड़ फिल्मों में खूब काम करते हैं, हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं। कौन? प्रकाश राज। हाँ जी, हाँ। वो उनकी हमारे तो बेंगलोर में हैं, और पहले वो टीवी में काम करते थे, फिर अब बहुत बड़े कलाकार बन गए हैं फिल्म की दुनिया में। हाँ हाँ हाँ। और तमाम सामाजिक सोशल कॉज से भी जुड़े रहते हैं वो। अच्छा। वो एक बार भोपाल आए थे, तब से हमारा उनसे एक अच्छा परिचय बना। और बहुत। मैं उनसे अभी तक जुड़ा हूँ किसी न किसी रूप में। बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी मुझे कांचीवरम फिल्म बहुत पसंद है, उसको अच्छा, नेशनल अवार्ड मिला था। आप देखते हैं रीजनल फिल्म्स? मैंने देश का सारा सिनेमा देखा हुआ है, मैक्सिमम। मैं राजकुमार का सब। देखा है आपने? हाँ, राजकुमार जी का देखा है, मोहनलाल जी का देखा है, कौन सा देखा मम्मूटी है का आपने देखा है। राजकुमार का? मैंने करीब 15 साल पहले मैं एक बार वहाँ त्रिवेंद्रम में गया था एक फिल्म फेस्टिवल में, उसमें एक उनकी फिल्म देखी थी। कौन सी याद है आपको, कौन सा? इस समय याद नहीं आ रही है, पर वो अच्छा। त्रिवेंद्रम में देखी थी मैंने, 95 की बात थी शायद। पर वो बहुत ग्रेट एक्टर बहुत। है। सीधे एमजी और रामचंद्रन की भी फिल्में देखी, एनटी रामाराव की फिल्में देखी। हाँ, उनका नाम भूल गई मैं। जब भी मुझे, आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मुझे कोई डांस के बीच में कोई कथा सुनाना पड़ता है हमको, थोड़ा विस्तार में अभिनय हम्म। करने के द्वारा, एक कथा आपको हम्म। मालूम होगा, तब मैं एनटीआर के फिल्म्स में गूगल में तो देखने के लिए कि उनका इतना अच्छा सा वो एक शबरी और वो राम बने रहते हैं एक फिल्म में, और शबरी का हाँ हाँ। कथा, किसी ने, कोई भरतनाट्यम आर्टिस्ट आज तक
उतना मुझे हार्ट में नहीं टच किया जब मैं एनटी राव का वो सीन देखा है मैंने। इतना अच्छा सा किया है उन्होंने, राम और शबरी। हम्म। सिनेमा बहुत प्रेरणा बन चुका है मुझे वो कथा सुनाने के लिए। जब हम संचारी कहते हैं, संचारी, वो कथा हाँ सुनाने हाँ का वो वर्ड है संचारी। जब हम संचारी करते हैं तो प्रेरणा मुझे एनटी रामाराव और राजकुमार से ही मिला है। कैसे वो देखते हैं, कितने भावुकता से देखते हैं, उनका आंख ही सब कुछ कहता है, सब कुछ बताता है, उतना गहराई है उनके आंखों में। सही बात। मुझे जब कांचीपुरम के बारे में मालूम हुआ था तो फिर मैंने उसको ढूंढ करके, उसका तमिल वर्षन ही मिला था, उसमें सब टाइटल भी नहीं था, लेकिन कांजीवरम साड़ी के बुनकरों की थी वो कहानी। मैंने कैसे उसमें बहुत सुंदर फिल्म, कभी आप उसको देखिएगा। उसमें जरूर। एक बुनकर का ये स्वप्न रहता है कि वो अपनी बेटी को उसी साड़ी में उसका विवाह करके विदा करेगा, जबकि ये बहुत असाधारण स्वप्न है। इतनी महंगी वो साड़ी होती है, लेकिन एक हाँ। बुनकर जो मजदूर की तरह काम करता है, और कैसे उसके जीवन में ट्रेजिडी आती है। हालांकि बहुत दुखांत फिल्म है वो, अच्छा। लेकिन उसको प्रियदर्शन ने बनाई थी। उसको नेशनल अवार्ड मिला था, फिल्म को भी और एक्टर को भी। तब अच्छा। मैंने पहली बार प्रकाश राज को जाना और समझा कि ये क्या है। अच्छा। अच्छा। वो रोल उन्होंने, पिता का रोल उन्होंने किया है। वो अंत में रात शाम को जब वो वहां से लौटते थे तो अपने मुंह में एक कॉटन का गोला रख के चुपचाप से आ जाते थे। क्यों? उस तरह से उन्होंने घर पे एक चरखा बना रखा था ऊपर, वहां पर वो बुनते थे साड़ी। वो अच्छा। बेटी के लिए, कि वो बेटी के जन्म के समय वो अपनी पत्नी को वचन देते हैं हाँ हाँ हाँ। वो, और एक पूरा जीवन भर वो साड़ी बुनते रहते हैं। लेकिन ऐसी ट्रेजेडी होती है कि वो एक बार जब पकड़े जाते हैं तो उनको वो जो मालिक रहता है जहाँ साड़ी वो बनाने जाते हैं, उनको जेल करा देता है। ओ। अच्छा। तब फिर वो जीवन में एक बड़ी ट्रेजेडी आती है। बेटी को खुद ही पॉइजन दे देते हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा, देखना है फिर। हाँ, बहुत दिल हिल जाता है, इतनी बहुत बहुत वैसी मार्मिक फिल्म, जो खासतौर से हमारे यहाँ ये बुनकर ट्रेडिशन में जो जितनी साड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, बनारसी साड़ी हो या कांजीवरम हो, इतनी महंगी महंगी बिकती है, लेकिन उनको बनाने वाले कितने गरीब और वैसे लोग होते हैं ना। क्या उनका कोई स्वप्न नहीं हो सकता है ऐसा, बहुत अच्छा है, बहुत कि वो अच्छा। अपने बच्चों को या अपने परिवार को लेकर कोई ऐसा स्वप्न देख सके कि ये अच्छा। साड़ी कभी उनके बच्चों को में भी कोई एक पहनेगा, वेरी ऐसे नाइस। करके वो। तो ये बहुत मौलिक विषय है। एक मुझे मलयाली फिल्म मुझे याद है, जिसमें दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो मुस्लिम जो हज पर जाना चाहते हैं। अच्छा। तो उसमें वो उनके पास जो जीवन भर की पूंजी रहती है उसको वो सब फॉर्मेलिटी में लगाते हैं, लेकिन जहां वो देखते हैं कि जगह जगह पर रिश्वत का बोलबाला है, तो वो ये तय करते हैं कि इस तरह से चार लोगों को रिश्वत दे के हम इस तीर्थ को नहीं करेंगे। ओह। और अंत में वो निर्णय, उसमें जरीना वहाब ने काम किया, अदा मिनते माँ का नबू, ऐसा कुछ नाम है उसका। अच्छा। उसको भी नेशनल नेशनल अवार्ड मिला था। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे तो मराठी में भी देख लेता हूँ। श्वास फिल्म देखी थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। हम्म। खैर मैं अपनी बात करने लगा, माफ कीजिएगा। कलानिधि नारायण जी को भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास अवार्ड दिया था, तब आप आए थे क्या? नहीं, नहीं, मुझे वो अच्छा, उसका उसका जानकारी है, पर मैं नहीं आई थी तब। ये शायद इसी 2000 की बात है, बिगिनिंग की, 2004 या 5 के आसपास, हाँ, तब तब उनको मिला था। तब उनके साथ नहीं थी। मैं बेंगलोर में अपना संस्था के साथ जुड़ गई। नृत्यांजलि मेरी संस्था का नाम है। वो 1981 हाँ में मैंने शुरू किया था। तो पर आती जाती रहती थी उनसे। और वो भी बेंगलोर में बहुत मास्टर क्लास लेने आती थी। हम लोग बहुत बार उनको बुलाया था यहाँ पे सबको सिखाने के लिए, हाँ हाँ। वर्कशॉप जैसा। और उनको कन्नड़ आता था, तो मुझे बहुत तमिल बात करने का मुझे वो कष्ट नहीं कर हुआ। तो उनको कन्नड़ आता था, तो मुझे वो कन्नड़ में बात करती थी। अच्छा, ऐसा सुना जाता है कि कन्नड़ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भाषा है दक्षिण भारतीय भाषाओं में। अच्छा। नहीं, ऐसा लोग मुझे कहते हैं। तमिल बहुत तमिल तमिल लगता है। मुझे लगता है तमिल बहुत कष्ट है। उसको अच्छा थोड़ा अच्छा। वो टंग में twist करना पड़ता है, बट कन्नड़ उतना डिफिकल्ट नहीं है।
आपने 86 में अपना गुरुकुल बनाया ना, अपनी संस्था नृत्यांजलि? 89 में। 89 में बनाई। हाँ जी। तो इसके पीछे क्या लक्ष्य रहा जब आपने एक तरफ यहाँ परफॉर्मेंसेस अपने करने शुरू किए, फिर एक गुरु शिष्य परंपरा के प्रशिक्षण के लिए आपने इसको सोचा होगा कि एक नहीं, केंद्र ऐसा? मैं कहूँ तो जीवन में मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। जी जी। जैसे मैं बैंगलोर से चेन्नई शिफ्ट हो गई 6 साल साथ के लिए, जी जी। वहां रह के मैंने सोचा कि अ, एक स्कूल, एक संस्था शुरू किया जाए। जी तो बच्चों को सिखाने से हम बहुत सीखते हैं, वो मुझे अंदाजा वहां रहते हुए ही मालूम हो गया, जी। दयानंद जैन के पास रहते हुए। क्योंकि जब वो सिखाते थे, वो बहुत ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो अच्छा लगता है, तो वो भी ट्रायल कर रहे हैं हमारे ऊपर। हाँ। तो वो मुझे वो दिमाग में बैठ गया कि जब सामने कोई हो बच्चे, हम्म, हम्म, तो सिखाने से एक तो ताल का ज्ञान बढ़ता है, हाँ। और जब हम नए 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 आइटम को लेके उसका कोरियोग्राफी करते हैं तो दिमाग चालू रहता है। तो दिमाग हम्म, चालू रखने के लिए थोड़ा बहुत हमारा टाइम शिष्यों के साथ बिताएं, जी जी। तो मेरे ख्याल से हम अच्छे डांसर बन सकते हैं। तो मेरे डांसिंग का जो क्रेडिट है, हाँ। थोड़ा बहुत अपने शिष्यों को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा मैंने बहुत सीखा है। उनको सिखाते जी। सिखाते मैंने बहुत सीखा। अच्छा। तो इसमें। मन लग गया है कि चालू कर ले। 1989 में तो बहुत से लोग आ गए सीखने के लिए। मैंने हम्म, बहुत लड़कियों को सिखाया है, 35 इयर्स। हाँ, और अभी सही वो, बात है। हाँ, और सब विश्व में सब जगह फैल गए हैं, और वो भी वहां पे संस्था शुरू करके कई लोगों को सिखा रहे हैं। मैंने जिंदगी हम्म, में बहुत नृत्य किया है और सिखाया है, दोनों जी जी। बराबर। आपको अपने शिष्यों की किस तरह की जिज्ञासाओं ने बहुत प्रभावित किया, उनके प्रश्नों ने कुछ, मुझे वो भी जानने की इच्छा रहेगी। कई बार ये होता है कि अ, बहुत सी बातें हमारे ध्यान में नहीं आती, पर हमारे शिष्यों की जिज्ञासाओं में वो निकल के आती, फिर हमको लगता है कि ये भी एक पक्ष है। ऐसी कोई बात आप बताना चाहेंगे? आम, ये है कि जब हम सिखाते हैं, सबको एक ही तरह नहीं सिखा सकते। हाँ। हर एक शिष्य को हम एक इंडिविजुअल की तरह देखना चाहिए। एक ग्रुप क्लास में सबको लगा दें तो एक थोड़ा जल्दी सीखता है, एक थोड़ा देर से सीखते हैं। तो मैं कहूँ तो मेरे शिष्य में पहले जो 10 साल के जो मेरे साथ जुड़े थे, पहले 10 साल बिगनिंग है जी। बिगनिंग, हाँ, तो वो इतने अच्छे थे कि मेरा ग्रोथ ऐसा हो गया, ग्राफ डालें तो आई zoomed up। एंड वो आज भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनकी माँ की तरह हूँ। तो हम्म, इतना हमारे बीच में हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। एक माँ हम्म, बच्चे के बीच में क्या होता है, वो उन बच्चों के साथ पहले 10 साल मैंने शेयर किया है। हम्म, क्या बहुत ये। हाँ, बहुत भावुक हो जाती हूँ जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ। आज भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, और बहुत लोगों को याद भी नहीं है। मैं भूल गई हूँ, बट वो याद रखते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत साल सीख के चले गए होते हैं अमेरिका, इधर उधर। बट जो जुड़े हैं वो मेरे साथ 30 साल से हैं, जो पहले से हैं वो अभी तक हैं। निश्चित रूप से ये बात तो है कि प्रतिभाशाली और गुणी शिष्यों से भी शिक्षक का बहुत नाम रोशन होता है, और हमेशा हम अपने जीवन में कामना करते हैं कि ऐसे शिष्य लगातार आए। आप जरूर कुछ नाम देकर लीजिए जिनसे आप बहुत संतुष्ट रहती हैं। आपको यू वांट मेरे शिष्यों के नाम आपको? हाँ, जो हाँ, आप बताना चाहें कि जिन्होंने देश में, शहर, देश विदेश में नाम किया, देश में नाम किया,
और आ, आपकी अपनी परंपरा का जो निर्वहन कर रहे हैं खास तौर से, क्योंकि भरतनाट्यम तो एक ही है, लेकिन हर नृत्यांगना की एक अपनी परंपरा और एक अपना व्याकरण होता है, ऐसा मेरी विनम्र मान्यता है। तो आपका इन्फ्लुएंस लेकर जो आगे चले हैं उसमें कौन कौन लोग? शिष्य you're asking about students ना? मेरे बहुत चाहते हैं मेधा दीक्षित, मेरे ख्याल से वो देख रही होगी, वो हाँ मेरी हाँ बेटी की तरह है। और श्राव्या, और उनके सब बच्चे हो गए हैं अभी। चार्ल्स है, वो चाइनीज लड़का है। हम्म। और मेरा ओनली मेल डांसर मेरा स्टूडेंट अच्छा है, अच्छा। बहुत अच्छा नृत्य करता है और बहुत प्रख्यात है वो। हाँ उसकी हाँ खुद की संस्था है बेंगलोर में, मेधा का भी है खुद की संस्था। वो बहुत अच्छे से दूसरों को भी सिखा रहे हैं। और नीति कुमार, प्रीति कुमार है, और निशा है, और कविता तिरुमले जो अभी जुड़ी हुई है हमारे साथ, वो अमेरिका में है, बहुत अच्छी हाँ हाँ। कलाकार है वो। उन सबके साथ हमारा, हमको नहीं लगता वो मेरे साथ नहीं है, हम मन से जुड़े हुए हैं। क्या उनको बात। याद करो, वो आ जाएंगे बस, कभी भी कहीं भी। मैं उनको सिर्फ बुलाना पड़ता है, वो मेरे साथ रहेंगे। आपने कुछ इस तरह का प्लान किया हुआ है कि जैसे आपकी संस्था आपने 89 में बनाई है, तो उस संस्था को भी बनाए हुए लगभग 30 साल हो गए हैं, कोई इस तरह का आप कुछ फाउंडेशन डे वगैरह करते हैं? हाँ, 2019 में पिछले साल हमने 30 साल का वो फंक्शन बनाया, जहाँ मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जैसे अभी जिनका मैं नाम लिया, वो सब आके परफॉर्म किए, उनके स्टूडेंट्स परफॉर्म किए। वो परंपरा जैसे हमने दिखाया। मेरा भी नृत्य प्रोग्राम हुआ। उसके बाद मेरे सीनियर स्टूडेंट्स जो पहले 10 साल की बात हाँ, शुरू में में, कीजिए। वो पूरा ग्रुप और उनके स्टूडेंट्स। हमने उनके 3 पीढ़ियां दिखाई वैसे एक ही दिन में। ठीक। बहुत जी जी। यादगार रहा वो। अक्टूबर 6 को हुआ 2019 में, 30 साल का हमारा वो जो जर्नी था, हाँ नृत्य का हाँ। जर्नी। बहुत लोग आए थे प्रोग्राम देखने, जो मुझसे 30 साल से जुड़े हुए थे। हम्म। तो उसी को दिखाना चाहती थी मैं, कि मेरे स्टूडेंट्स और उनके स्टूडेंट्स कैसे हमने हाँ बढ़ाया है हमारी संस्था और हाँ हमारी कला को। हाँ हाँ। अभी ये जो पूरा एक समय है, इस समय को आप और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर किस तरह का होगा? ये लगातार अभी अब लगभग ये इस साल तो हमको कुछ अंदाज नहीं लगता कि क्या संभावना बनेगी, क्या सीन बनेगा, लेकिन हमारी कलाओं का, संस्कृति का एक जो अपना वैभव है, जिसकी वजह से भारतीय परंपरा को पूरे विश्व में महत्व मिला है, तो ये इस पूरी बीमारी से पार पाने के बाद क्या स्वरूप बनेगा? कुछ बदलाव आएगा या ये इसी स्वरूप में रहेंगी? मैं सोचती हूँ कि हमारे जीवन में कोरोना के कारण डेफिनेटली बदलाव आएगा। जी। जनरली जैसे हम, हाँ, 1 साल के बाद मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ट्रैवल करने में आराम से जाते थे पहले, अभी सोच के जाना पड़ेगा। हम्म। कला के बारे में कहूँ तो उसकी भविष्य के बारे में मैं सोचती हूँ कि अभी बच्चों के पास उतना टाइम नहीं है आने के हाँ। लिए। अगर वो मिल जाए मुझे तो परंपरा बढ़ सकता है, क्योंकि समझने के लिए, परखने के लिए बहुत टाइम बिताना पड़ता है गुरु के साथ। डांस, हम्म। सिर्फ डांस करना जरूरी नहीं है, बहुत बात भी करना पड़ता है बिल्कुल एक बिल्कुल, दूसरे के स्वाभाविक साथ। रूप से। बहुत बात करना पड़ता है और मिल के काम करना पड़ता है। गुरु शिष्य सही कह दोनों रहे हैं। को मिल के काम करना पड़ता है, मिल के सोचना, मिल के नृत्य करना। तो वैसे संदर्भ बहुत आए हमारे जीवन में, जब हम आईसीसीआर के द्वारा रशिया गए थे परफॉर्म करने के लिए। मैंने सब अपने स्टूडेंट्स को ले गई थी। ये हाँ एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ कि वो आईसीसीआर ने मुझे सोलो डांस के लिए रशिया बुलाया, हाँ सोलो करो करके। मैंने बोला उनको कि आपने मुझे 8 लोगों को ले जाने के लिए कहा है, मैं
4 म्यूजिशियंस को लेके जाऊंगी और 4 स्टूडेंट्स को लेके जाऊंगी, मैं अकेली नहीं करूंगी, मुझे अपने जी। स्टूडेंट्स के साथ ही करना है। हाँ, क्या बात। तो उन्होंने कहा अरे सब लोग चाहते हैं कि सोलो करे, वहां जाए। मैंने कहा करूंगी वहां जाके, फिर भी मेरे बच्चे मेरे साथ होना चाहिए। जी तो जी। मैंने 6 बच्चे मेरे सीनियर स्टूडेंट्स को ले गई और वहां पे मैंने मीरा किया 15 मिनट सोलो। फिर बच्चों के साथ हमने ब्यूटीफुल ग्रुप का प्रोडक्शन लेके गए थे हम यहाँ यहाँ से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा एड ऑन था अपने बच्चे के बारे में। मैंने सोचा इसको कहना जरूरी है कि जब मैं बहुत क्या बोलते हैं कि समारोह में जब भाग लेती हूँ तो बच्चों को भी साथ ले जाती हूँ, उनके साथ उनको भी कुछ अनुभव हो, क्योंकि हाँ 10 साल 20 साल के बाद नहीं मालूम कि किस तरह का एनकरेजमेंट मिलेगा उनको। जब तक मेरे साथ में जुड़े हैं उनको ये एक्सपीरियंस, उनको ये एक अनुभव होना चाहिए मेरे साथ। हाँ। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि उनको वो जो लगाव है थोड़ा और ज्यादा हो, हाँ उसके लिए समय बिताएं। उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनको इतना सारा काम पड़ा रहता है पढ़ने का, वो ये। जी जी। तो जो भी है मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं यही, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ वही कहती जाती हूँ कि मेरे अगर डांस भी छूट जाए, शादी हो जाए, कुछ भी कारण हो, तो जुड़े रहो। हाँ कैसे भी कुछ भी करो, जुड़े रहो। जी जी। क्योंकि एज ए डांस टीचर सिर्फ एक नर्तकी को सृष्टि करना जरूरी नहीं है, उसके साथ एक हाँ प्रेक्षक को भी हमको सृष्टि करना है। कल जब सही वो कह रहे हैं। हाँ, कल जब वो दूसरे के प्रोग्राम को जब देखेंगे तो उनको समझ में आना चाहिए कि वो क्या देख रहे सही बात, ये बात तो है। ये एक बहुत अच्छी बात, एक ब्लेसिंग की तरह आपकी शिक्षाओं में जाना चाहिए। ये कह भी रहे कुछ इसमें 2 बातें आई हैं, हालांकि हमारे पास समय अभी लगभग 3 मिनट का है। ये रुद्र भैरव पूछ रहे हैं, नमस्कार मैम, डज बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग मैटर इन द बीइंग ए गुड आर्टिस्ट? एक और बात बोलिए, एक और बार बोलिए, मैं सुन नहीं पाई। डज बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग मैटर इन बीइंग ए गुड आर्टिस्ट? अच्छा, ये रुद्र भैरव है, वो चार्ल्स माँ मेरे स्टूडेंट में आपको बता रही थी, वो चाइनीज स्टूडेंट है मेरे, वो है मेरे ख्याल से। दोनों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब आप गुड ह्यूमन बीइंग होंगे ना तो वो आपके नृत्य में दिखता है। जब आप जी स्टेज जी। जाएंगे तो वो एक मिरर की तरह होता है। जब आप स्टेज में जाएंगे तो आप जो है वो आपके नृत्य में लोग देख सकते हैं। बिल्कुल सही। उसको हम कैमोफ्लेज नहीं कर सकते, उसको हम हटा नहीं सकते। जो है आप वो दिखाई देगा आपको जब आप नृत्य करेंगे। तो मेरा आंसर है कि गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, यू हैव टू बी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। जब आप गुड ह्यूमन बीइंग होंगे तो अच्छे ख्याल आएंगे आपको, अच्छे बातें होंगी और अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, अच्छे शिष्य, और उनका संबंध भी उनके साथ अच्छा रहेगा, तो आपका नृत्य भी अच्छा रहेगा। सही बात। तो एक वो रिफ्लेक्शन है, जैसे आप मिरर में देखते हैं, जो है वही दिखता है। तो जब आप स्टेज में जाते हैं तो जो है आप मन से वही दिखाई देगा। सही बात, बहुत सुंदर बात हुई। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा समय लगभग पूरा हुआ है, हालांकि हम और बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक, 1 घंटे। एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे कैसे जुड़ी। आपने एक बार फेसबुक में लिखा था कि धर्मेंद्र जी के बारे में आपने लिखा था। ओह ओह, जी जी। और आपने पल पल दिल के पास तुम रहती हो, उस गाना का जिक्र किया था उसमें। 20 तो मैं सेकंड बचा है, जल्दी से हाँ बोलिए। हाँ, तो मैंने उसका उत्तर दिया था कि सुनील जी, मैं अपना वो जो सुबह योगा करती हूँ और फ्लेक्स वर्कआउट करती हूँ, मेरा दिन उसी गाने से शुरू गाना होता से है। शुरू होता है। क्या बात।
वो वो गाना अद्भुत गाना आज है। 3 बार सुनती हूँ और